बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। हमने एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसमें आज हमने पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ द वर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट्स के अंदर जो मैंने आपको मोल्टिंग और एक्डाइसिस और मेटामॉर्फोसिस के हवाले से पीछे पढ़ाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपने अच्छी तरह करने हैं। तो आज हम करने लगे हैं ओवरव्यू ऑफ द इनवर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम। वर्टिब्रेट में एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या उसके बेसिक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हैं, ये सारे हम देखेंगे इसमें। Since vertebrates have been studied more than invertebrates, vertebrates have the best understood system of hormonal control. As the earlier vertebrates evolved, hormone-producing cells and tissues developed and came to be controlled in several ways. Sets of nerve cells in the brain direct some endocrine tissues, such as the medullary areas of the adrenal gland, the hypothalamus of the brain, and the pituitary gland. Hypophysis control others. Still, others function independently of either nerves or the pituitary gland. यानी वो आपको वर्टिब्रेट के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि वर्टिब्रेट का एंडोक्राइन सिस्टम जब से इवॉल्व हुआ है तब से ही बहुत से इस तरह के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो कि दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर बहुत सी ऐसी सिक्रीशंस हैं, ब्रेन की बहुत सारी ऐसी सिक्रीशंस हैं जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रही है। एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कोट की है सबसे पहले एड्रिनल मेडुला की। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एड्रिनल मेडुला जो है बेसिकली ये इसके दो हार्मोन्स हैं जिनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। और आपको पता है कि ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। और एड्रिनल मेडुला हमेशा उसके हार्मोन्स तभी रिलीज होते हैं जबकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करता है वो उस वक्त एक्टिवेट होता है। तो साथ ही एड्रिनल मेडुला उसको री-इन्फोर्स करने के लिए वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो डेफिनेटली उसको सप्लाई है, नर्व्स की सप्लाई है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। इसी तरह आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, खासतौर पे एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को। और एंटीरियर पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको टॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत सारी इस तरह की न्यूरोसेक्रेशंस हैं जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही हैं। कुछ ग्लैंड्स को डायरेक्ट नर्वस सप्लाई है, डायरेक्ट न्यूरोनल सप्लाई है, जैसे मैंने आपको एड्रिनल मेडुला बताया है। ठीक है, वर्टिब्रेट पोजेस टू टाइप ऑफ ग्लैंड है। वन टाइप एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और क्राइनिन का मतलब होता है टू सेपरेट। ग्लैंड सिक्रीट है केमिकल्स इनटू डक्ट्स। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दो वर्टिब्रेट के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। आपने याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस को, अपनी केमिकल्स जो भी वो रिलीज कर रहा है वो हमेशा डालता है डक्ट्स के अंदर, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड विदाउट डक्ट होता है। एंडो का मतलब होता है विद इन, वो विद इन ब्लड सिक्रीट करता है अपनी तमाम सिक्रीशंस को, चाहे वो हार्मोन्स हैं, चाहे वो जो भी न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, जो भी हैं वो अपनी डायरेक्ट पोर करता है ब्लड में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करता है, सिक्रीट केमिकल्स इनटू डक्ट दैट इज इन टर्न एम्प्टी इनटू द बॉडी कैविटीज और ऑन टू बॉडी सरफेस। जैसे मेमरी ग्लैंड है, यानी वो डायरेक्ट डक्ट में, वो डक्ट्स में डालेंगे अपनी जितनी भी सिक्रीशंस, और वो डक्ट्स जो हैं वो या तो फिर ज़ाहिर बॉडी की किसी कैविटी में ओपन होती हैं या बॉडी की आउटर सरफेस पे ओपन होती है। जैसे मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड में से मिल्क की प्रोडक्शन होती है, वो डायरेक्ट जो है वो बॉडी की सरफेस के ऊपर डक्ट के जरिए वो मिल्क जो है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। इसी तरह स्लाइवरी ग्लैंड है, वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो आपके माउथ में आता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स की भी डक्ट्स होती हैं जो आपके माउथ में स्लाइवा लेके आती है। फिर स्वेट ग्लैंड्स है कि भी आपकी स्किन के ऊपर डक्ट के जरिए जो है ना वो स्वेट लेके आते हैं। सेकेंड टाइप एंडोक्राइन जो है ना, एंडो का मतलब होता है विद इन और क्राइन टू सेपरेट। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं have no ducts and instead secrete chemical messengers called hormones directly into the tissue space next to each endocrine cell. आप ये देखेंगे ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये वो ग्लैंड है जिनके पास कोई डक्ट्स नहीं है, ये डक्टलेस है। ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर बाजुकात पोर करते हैं या फिर टिश्यूज की जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है वहाँ, और फिर ज़ाहिर अल्टीमेटली जो हार्मोन है वो ब्लड के जरिए ही ट्रांसफर कर रहा हो, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है directly into the tissue space next to each endocrine cell. The hormone then diffuse into the bloodstream which carries them throughout the body to their target
सेल्स। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर उसने आपको ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड दिखाया ए में, और ए बी में उसने आपको ए में उसने आपको एक एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाया और बी में उसने आपको एक एक्सोक्राइन दिखाया। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्वेट ग्लैंड है, और ये स्वेट ग्लैंड आपके डर्मिस वाले एरिया में, स्किन के अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस का एरिया वहां पे पड़ा होता है। और आप ये देखें इसकी ये लॉन्ग डक्ट है जो यहाँ से सरफेस की तरफ जा रही है, और सरफेस से बाहर ये बॉडी की स्किन के ऊपर जो है ना वो सारा स्वेट प्रोड्यूस करेगा। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आप ये देख रहे हैं एंडोक्राइन सेल्स है। एंडोक्राइन सेल्स के अंदर यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, ज़रा उसको भी ब्लड की सप्लाई होगी, और ब्लड की सप्लाई उसको जो है स्पेसिफिक वेसल्स के जरिए होगी, कैपिलरीज के जरिए होगी, या जिसके जरिए भी होगी, किसी भी वेसल के जरिए। तो आगे देखें ये हार्मोन डायरेक्ट पोर होता है इस ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड फ्लो इसमें यहाँ पे किस ब्लड फ्लो फिर उस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पढ़ लेते हैं। An endocrine gland such as the thyroid secrete hormone into the extracellular fluid. From there the hormone pass into the blood vessel. यानी यहाँ पहले हार्मोन यहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ रहा है, और फिर इन सेल्स में से निकल के, जैसे थायराइड के सेल्स हैं, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, उसके खास किस्म के अपने सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, और वो फिर उसके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आते हैं, वहां से फिर ब्लड में डिफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे secrete hormone into the extracellular fluid. From there the hormone pass into the blood vessel and travel throughout the body. और एक्सोक्राइन ग्लैंड में सच एज द सुडोरिफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स को सुडोरिफेरस ग्लैंड भी आपको पता कहा जाता है। ये सीक्रेट करता है स्वेट इनटू डक्ट दैट लीड्स टू द बॉडी सरफेस। ये क्या करता है, डक्ट के जरिए जितना भी स्वेट है उसको बॉडी की सरफेस पे ले आता है। तो ये आपने याद रखना कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स और बर्ड्स को छोड़ के जो हाईएस्ट वर्टिब्रेट्स है उसके अलावा उसने आपको तीनों ग्रुप्स में यानी फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में बेसिकली डिस्कस यहाँ पे किया। सिंस इट टेक्स यूज अच्छा यहाँ से हम देख लेते हैं कि वर्टिब्रेट अदर देन बर्ड्स and mammals have somewhat similar endocrine system but differences do exist. Recent research has revealed the following three aspects of endocrinology that relate to species differences among the vertebrates है। अब मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स के अंदर डेफिनेटली मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हार्मोन्स की केमिकल नेचर स्पीशी टू स्पीशी डिफरेंशिएट कर जाती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक हार्मोन एक पर्टिकुलर स्पीशी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दूसरी स्पीशी में वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो स्पीशी स्पेसिफिक भी हो सकता है। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि एक हार्मोन अगर एक स्पीशी के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो दूसरी के अंदर वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये उसने आपको जनरल जो है वो आप कह लें कि डिफरेंसेस या जनरल एक कैटेगरीज बताई हैं हार्मोन्स की, कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं मेजरली। Hormones or neuropeptide with the same function in different species may not be chemically identical. सबसे पहली बात तो ये है कि खास तौर पे इन तीनों ग्रुप्स की बात अगर मैं करूं, यानी मैं बात कर रही हूँ फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, नो डाउट कि इसमें ये तो ओवरऑल ओवरव्यू दिया हुआ है तो इसमें मैमल्स और बर्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी तीनों के रेफरेंस से ज्यादा वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हार्मोन्स या न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं बाज़ औक़ात उनका फंक्शन तो सेम होता है डिफरेंट स्पीशीज में, लेकिन उनकी केमिकल नेचर सेम नहीं होती। अब आपने पीछे पढ़ा था कि केमिकली हार्मोन्स पेप्टाइड भी होते हैं, केमिकली हार्मोन्स अमीन्स भी होते हैं, केमिकली हार्मोन्स अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, वो स्टीरॉइडोजेनिक भी होते हैं, क्या कोलेस्ट्रॉल बेस्ड भी हो सकते हैं, फैटी एसिड बेस्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपको यही बता रहे हैं कि हार्मोन की जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट भी हो सकती है, ऑल्दो उनका फंक्शन सेम हो। सेकेंड ये है कि सर्टेन हार्मोन्स आर स्पीशीज स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक स्पीशी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे भी आप आगे एग्जांपल देखेंगे कि इसमें थायराइड हार्मोन की एग्जांपल भी आ जाती है कि वो सिर्फ एम्फीबियंस के अंदर मेटामॉर्फोसिस में भी काम करते हैं, बाकी तमाम एनिमल किंगडम में आप कह लेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर वो मेटामॉर्फोसिस में काम नहीं करते, उनका ताल्लुक मेटाबॉलिक हार्मोन्स के तौर पे है। दे आर मेटाबॉलिक हार्मोन, मेटाबॉलिज्म को वो मेंटेन कर रहे होते हैं। और हार्मोन फ्रॉम अच्छा conversely some hormones produced in one species may be completely function in another species। और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक हार्मोन है वो अगर ये नहीं कि वो स्पीशी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक स्पीशी में वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो एक स्पीशी में अगर फंक्शन परफॉर्म करा वो दूसरी स्पीशी में भी फंक्शन हो सकता है, वो स्पीशी स्पेसिफिक नहीं भी होता। और हार्मोन फ्रॉम वन स्पीशी में elicit a different response in the same target cell or tissue of a different species। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हार्मोन एक पर्टिकुलर स्पीशी में अगर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो दूसरी स्पीशी में उसका टारगेट भी सेम टारगेट के ऊपर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी टारगेट्स हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है,
लेकिन बाज़ हार्मोन ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी स्पीशी में भी सेम टारगेट के ऊपर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स एलिसिट करवाते हैं। इन तीनों को हम आगे उससे इसकी डिटेल बताई होगी। The example that follow illustrate these three principles also present a comparative survey of endocrine function in selected vertebrates. When more ancient group of vertebrates are compared with more recent ones, one general tendency surfaces. Older groups are seen to have simpler endocrine system. For example, many of the hormone present in mammals are absent in fishes. यानी उसने कहा कि बहुत सारी, अगर आप वर्टिब्रेट के स्टार्ट में देखें तो स्टार्ट हुए फिशिस से, फिशिस के बाद एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स एंड मैमल्स। तो जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स थे यानी जैसे फिशिस वगैरह थे, उनके अंदर जो हार्मोन प्रेजेंट थे वो मैमल्स में नहीं है। ठीक है, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ये एंडोक्राइन सिस्टम भी गया। पहले जो थे वो सिंपलेस्ट हार्मोन से सिंपलेस्ट सिक्रीशंस थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैमल्स में कॉम्प्लेक्स तरीन होते गए। आज बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि फिशेस में एब्सेंट है लेकिन मैमल्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब है सिस्टम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है। In fishes, the brain and spinal cord are the most important producer of hormones, with other glands being rudimentary. अब आप देखेंगे फिशेस के अंदर इसका कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। आज हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड से तो ऑलमोस्ट जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कोई इतना हार्मोन नहीं, लेकिन ब्रेन से, हाँ, ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी वगैरह से हार्मोन जरूर रिलीज होते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से कोई हार्मोन इतने रिलीज नहीं होते। लेकिन फिशेस में क्या था कि ज्यादातर जो ग्लैंड्स थे वो रूडिमेंट्री थे, यानी वो इतने फंक्शन नहीं थे। वो फंक्शन अगर एंसेस्टर्स में थे तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी उनके अंदर वो रूडिमेंट्री थे, और ज्यादातर सिक्रीशंस जो थी वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही होती थी। अभी इसको हम ये जो है डायग्राम इसको भी डिटेल में स्टडी करते हैं, और फिगर भी उसने आपको ये वाली बताई हुई है। इन जॉड फिशेस एंड थ्री मेजर रीजन्स सीक्रेट न्यूरोपेप्टाइड्स। अब आपको पता है कि एक एग्नेथन्स है जो जॉलेस फिशेस हैं, जिससे लैम्प्रे वगैरह आ जाती है, और एक जॉड फिशेस है जिसमें फिर कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस आ जाती हैं। फिर जो जॉड फिशेस थी उनके अंदर तीन मेजर रीजन्स बताए हैं जहाँ से न्यूरोपेप्टाइड सीक्रेट हो रहे हैं। द टू इन द ब्रेन आर द पिनियन ग्लैंड ऑफ द एपिथैलेमस एंड द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द एपिथैलेमस। द पिनियन, अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे ब्रेन में उससे आपको बताया हुआ एक तो पिनियल ग्लैंड, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्री पिनियल ग्लैंड बताया हुआ है, और दूसरा उसने आपको बताया प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। यहाँ पे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई को उसने यहाँ पे इतना नहीं दिखाया नहीं हुआ, लेकिन वो भी ब्रेन का एक पार्ट है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया हुआ, पिनियल ग्लैंड फिश में दिखाया हुआ, ये पिनियल ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी छोटी सी जो हैंग कर रही है। ठीक है, और अब दो देखते हैं कि ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं। The pineal gland produce a neuropeptide that affect pigmentation, apparently inhibit reproductive development, both of which are stimulated by light. यानी पिनियल ग्लैंड जो इसका ताल्लुक बेसिकली ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, और ये पिगमेंटेशन को, बॉडी के जो कलर है ये पिगमेंटेशन उसको भी इफेक्ट करता है, और ये रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। यानी जो आप देखें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की या स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis को ये किसी हद तक इनहिबिट करता है, और लाइट से ये स्टिमुलेट होता है। One specific hormone that the pineal gland produce, melatonin, has broad effect on body metabolism by synchronizing activity patterns with light intensity and day length. अच्छा, एक हार्मोन इसका है जी मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन का ताल्लुक वैसे तो पिगमेंटेशन के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेलाटोनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ। ठीक है, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सिंक्रोनाइज का मतलब होता है मुताबिकत पैदा करना, दोनों में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। वो उसको सिंक्रोनाइज कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी और डे की लेंथ के साथ। यानी ऐसे हो सकता है कि ये एक फिश है वो डे टाइम में ज्यादा एक्टिव हो जाए, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तब वो ज्यादा एक्टिव हो जाए, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो। तो बेसिकली जो पिनियल ग्लैंड है वो यहाँ पर रिलीज कर रहा है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन विद रेफरेंस टू द लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की प्रेजेंस के साथ वो सिंक्रोनाइज कर रही है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। The pre-optic nuclei produce various other neuropeptides that control different functions in fishes जैसे growth, sleep and locomotion। यहाँ pre-optic nuclei उससे नहीं बताया। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियाई बेसिकली जब ब्रेन में कोई गैंग्लियन, कोई सेल बॉडीज, न्यूरोनल सेल बॉडीज इकट्ठी होती हैं तो उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ब्रेन से बाहर जहाँ भी कोई न्यूरोनल सेल बॉडीज इकट्ठी होंगी उनको हम गैंग्लिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई है वो भी स्पेसिफिक न्यूरोपेप्टाइड रिलीज कर रहा है, जो कि क्या कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ को, स्लीप को, लोकोमोशन को। द थर्ड मेजर रीजन ऑफ द फिश दैट हैज न्यूरोपेप्टाइड फंक्शन इज यूरोफिसिस।
यूरो का मतलब टेल और फेसिस कहते हैं ग्रोथ इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द टेल। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये टेल है, इस टेल की ये स्पाइनल कॉर्ड है जो कि टेल के अंदर जो है ना सारी इन्वेड की, और यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं यूरोफेसिस। ठीक है, यूरो का वर्ड ही टेल के लिए यूज होता है। तो बेसिकली यूरोफेसिस है ये जो है ना वो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड में। द यूरोफेसिस प्रोड्यूस न्यूरोपेप्टाइड दैट हेल्प कंट्रोल वाटर एंड आयन बैलेंस। ज्यादातर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूरोफेसिस यूज होती है, इसकी सिक्रीशन जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रही होती है। Blood pressure and smooth muscle contraction. Other than these functions, little else is known of its function or the significance of its absence in more complex vertebrates. यानी इसका ताल्लुक ऑस्मो रेगुलेशन के साथ है, इसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर के साथ है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के साथ है, और उसमें अगर कुछ स्पीशीज के अंदर ये एब्सेंट भी है तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस है कोई ना कोई और स्ट्रक्चर होगा जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है ना वो इतनी ज्यादा नोन नहीं है। तो फिश के अंदर आपने ये पीनियल ग्लैंड के बारे में से आपको बताया, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो यहाँ दिखाया नहीं हुआ लेकिन वो ब्रेन का ही डेफिनेटली पार्ट है, और एक यूरोफिशिस के बारे में उससे डिटेल अभी तक बताई है। इन मेनी फिशेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल हार्मोन मेलाटोनिन फ्रॉम पीनियल ग्लैंड कंट्रोल वेरिएशन इन स्किन कलर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका ताल्लुक स्किन कलर के साथ होता है, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन के साथ मेलाटोनिन का ताल्लुक होता है। When this hormone produced by one species injected into another species, it can induce dramatic color change. This type of experiment indicates that some hormones have a close chemical similarity, point 2 at the beginning of this section, despite the distant evolutionary relationship among the animals producing them. अब आप देखिए यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्किन कलर की वेरिएशंस को कंट्रोल कर रहा है, स्किन कलर के चेंज होने को कंट्रोल कर रहा है। और आप किसी भी दूसरी स्पीशी के अंदर भी उसको इंजेक्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो स्किन कलर में जो है ना कलर चेंज को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको याद हो पीछे अगर हम देखें तो पॉइंट 2 में आपने ये देख पढ़ा था कि सर्टेन हार्मोन्स आर स्पीशीज स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर ही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Conversely, इसके बरक्स some hormones produced in one species may be completely function in other species. कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो एक स्पीशी में अगर फंक्शन है तो दूसरी में भी वो फंक्शनल ही होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल उसने कोट की है मेलाटोनिन की, अगर वो एक स्पीशी में कलर चेंज कर रहा है तो दूसरी स्पीशी को इंजेक्ट किया जाए तो वहां पे भी वो कलर चेंज प्रोड्यूस कर सकता है। Another example is the hormone prolactin. प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन इन मेनी एनिमल्स। रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, जब अपनी मूवमेंट करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, स्पॉनिंग करने के लिए, ब्रूडिंग करने के लिए, द मूवमेंट ऑफ द सैलेमेंडर टू वाटर। जिस सैलेमेंडर है वो फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में या मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करता है ब्रीडिंग करने के लिए। ठीक है, प्रोलैक्टिन कॉज ब्रूडिंग बिहेवियर इन सम फिशेस। It also help control water and salt balance and is essential for certain saltwater fishes to enter fresh water during spawning runs. अब देखिए इस पिट्यूटरी इसका काम क्या है। प्रोलैक्टिन का बेसिकली काम ये है कि ये रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन करवा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये ब्रूडिंग बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहा है। सेलेमेंडर का ताल्लुक है एम्फीबियंस के साथ, और फिश जाहिर है अलग कैटेगरी है। फिश तो सबसे पहले इवॉल्व वर्टिब्रेट का पहला ग्रुप है, फिर एम्फीबियंस आते हैं जिनका मेंबर है सेलेमेंडर। तो आप देखें प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेलेमेंडर के अंदर भी जो है वो रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा वो फिश के अंदर भी ब्रूडिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। इट मींस यानी फिश के अंदर ब्रूडिंग बिहेवियर होता है जिसमें फिश का भी जो है ना वो स्पॉनिंग होती है, वो रिलीज करती है गैमीट्स वगैरह, और उसके बाद जो है उनकी डेवलपमेंट होती है। ये सारा जो बिहेवियर है इसको हम ब्रूडिंग बिहेवियर भी कहते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। एम्फीबियंस के अंदर ये प्रोडक्टिव माइग्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, फिश के अंदर ये ब्रूडिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, और इसके अलावा वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को भी मेंटेन कर रहा है। जाहिर है एक एनिमल चाहे फिश है चाहे एम्फीबियन है, अगर वो ओशन में है, सॉल्ट वाटर में या मैरीन वाटर में है, तो वो अपनी बॉडी की जो है ना वो उसके मुताबिक अपनी बॉडी की डिमांड वाटर और सॉल्ट्स की डिमांड के मुताबिक मूव कर सकता है इसमें या ओशन में या फिर फ्रेश वाटर में। तो ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है, यानी ये रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन को भी कंट्रोल करता है, ये ब्रूडिंग बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहा है, और फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जो है ये मूवमेंट को भी ये कंट्रोल कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन के पेश नजर। तो आप ये देखें कि हम यही पॉइंट 2 में पढ़ रहे थे कि एक हार्मोन अगर एक स्पेसिफिक स्पीशी के अंदर फंक्शन है तो बाज़ अगर दूसरी स्पीशी में वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो पॉइंट 2 हमारा यहाँ से क्लियर हो गया।
उसके बाद अभी हम इस डायग्राम को देखते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से स्नेह दिखाए हुए हार्मोन्स. From an evolutionary perspective, evidence indicates that the thyroid gland in the earliest vertebrates evolved from a pouch-like structure, the endostyle, that carried the food particles in the front end of the digestive tract. अगर आपने पढ़ा हो, आपने कॉर्डेट डाइवर्सिटी का कोर्स पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, और उसमें आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा एंडोस्टाइल के बारे में. वैसे तो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये करेक्टर होता है कि उनकी बॉडी में एंडोस्टाइल होती है. और ये एंडोस्टाइल क्या होती है कि ये फेरिंग्स की वेंट्रल साइड के ऊपर एक खास किस्म की सिलिएटेड ग्रूव है जो कि रिलीज कर रही होती है म्यूकॉइड स्ट्रिंग, म्यूकस का बना हुआ एक पूरा स्ट्रिंग जिसके साथ फूड पार्टिकल्स एंटेंगल कर जाते हैं. और ये समझा जाता है कि हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर यही जो एंडोस्टाइल था जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इंटीरियर एंड के ऊपर मौजूद था फेरिंग्स के साथ, वो किस में डेवलप कर गया, वो डेवलप कर गया थायराइड ग्लैंड. This explains why the thyroid gland in the neck region on the ventral side of the pharynx in all vertebrates. आपको तो thyroid gland basically हमारे neck region में होता है और trachea के ऊपर होता है जो है ना ventral side पे. How did this feeding mechanism turn into an endocrine gland? One possible hypothesis is that as the developing pouch gradually lost all connection with the pharynx. यानी उनका किस तरह से एंडोस्टाइल जो है ये एक पाउच सी थी जो कि रिलेटेड थी, मैंने आपको बताया सिलिएटेड ग्रूव था जो कि ये फेरिंग्स के साथ अटैच था और बाद में फिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड बन गई. ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो बेसिकली एक हाइपोथेसिस बता रहे हैं कि इसका फेरिंग से ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कनेक्शन खत्म हो गया और जब इसका कनेक्शन खत्म हो गया इट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बोथ फंक्शनली and structurally. As a result, a functionally novel structure arose from an ancestral structure with an unrelated function. और फिर क्या हुआ कि यही जो स्ट्रक्चर था यानी एंडोस्टाइल का वो डेवलप हो गया एक इस तरह के स्ट्रक्चर में जिसने कि हार्मोन्स रिलीज करने शुरू कर दिए अनरिलेटेड फंक्शन. यानी पहले उसका फंक्शन था म्यूकॉइड स्ट्रिंग्स की डेवलपमेंट, लेकिन बाद में उसका फंक्शन जो था वो अनरिलेटेड हो गया, थायराइड हार्मोन्स की सीक्रेशन उसका फंक्शन हो गया. The shape of the thyroid varies among vertebrates. It may be a single structure, many fish, reptile and some mammals, or it may have several to many lobes. अगर आप थायराइड ग्लैंड को डिटेल में देखेंगे तो बात होती है कि अर्लीस्ट जो वर्टिब्रेट्स है जैसे फिश है, रेप्टाइल और मैमल्स, फिश में और रेप्टाइल में वहाँ पे ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, लेकिन मैमल्स में अगर आप देखेंगे तो मैमल्स के बहुत सारे ग्रुप्स में ये लोब्ड है, इसके लोब्स होते हैं थायराइड फॉलिकल्स जिनको अंदर कहा जाता है. The major hormone that this gland produce thyroxine T4 है, triiodothyronin T3 है. थायरोक्सिन को टेट्राइडोथायरोनिन भी कहा जाता है. Which control the rate of metabolism, growth and tissue differentiation in vertebrates. बेसिकली इसका रोल है मेटाबॉलिज्म का, ग्रोथ का और टिश्यू डिफरेंशिएशन. खासतौर पर एम्फीबियंस में आप देखें तो वहाँ पे ये मेटामॉर्फोसिस भी करता है, ये जो है ना टिश्यू की जो है ना डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू और ग्रोथ वगैरह भी करवाता है. As noted in point 3 at the beginning of this section, the same hormones in different vertebrates may regulate related but different processes. अब उन्होंने आपको पॉइंट 3 के अंदर यही बात बताई थी. अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे पीछे चलते हैं हम, यहाँ पे अगर आप पॉइंट 3 देखें तो यहाँ पे उसने आपको बताइए a hormone from one species may elicit a different response in the same target cell or tissue of a different species. एक हार्मोन एक स्पीशीज के अंदर एक उसका पर्टिकुलर टारगेट है और एक वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही हार्मोन किसी दूसरी स्पीशीज में सेम टारगेट के ऊपर काम करेगा लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट निकलवाएगा. इसकी एग्जांपल वो आपको यहाँ पे कोट कर रहा है. ये जो भी हम थायराइड के बारे में पढ़ रहे हैं कि थायराइड हार्मोन क्या क्या काम करते हैं. As the same hormone in different vertebrates may regulate related but different processes, the hormone thyroxine and triiodothyronin are excellent example of this point. For example, in most animals, T3 and T4 regulate overall metabolism. In amphibians, they play an additional role in metamorphosis. मैंने आपको बताया कि T3, T4 थायराइड हार्मोन मेटामॉर्फोसिस वो सारी चेंजेस है, डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं जिनसे एक लार्वा प्यूपा से फिर आगे सॉरी यहाँ पे एक टैडपोल लार्वा एक अडल्ट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेसिफिकली टाइम चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 हार्मोन्स. इनकी कंसंट्रेशन जब रेलेवेंट चेंज होती है किस किस की, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एंड T3 ट्राइडोथायरोनिन, T3 T4 और प्रोलैक्टिन, ये तीनों हार्मोन्स जो हैं ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म तो ये कंट्रोल करेंगे, इसके साथ साथ ही मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं. लो थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोन कंसंट्रेशन, हाई प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन यंग टैडपोल स्टिमुलेट लार्वल ग्रोथ एंड प्रिवेंट मेटामॉर्फोसिस. अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें, ये जो यहाँ पे आगे उसने दिखाई हुई है डायग्राम, मैं आपको दिखाती हूँ.
अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये है प्री मेटामोर्फोसिस, मेटामोर्फोसिस और क्लाइमेक्स। प्री मेटामोर्फोसिस तो जब यहाँ के ये टैडपोल ही रैपिडली ग्रो कर रहा है, ठीक, और आप ये देखें अगर ये टैडपोल रैपिड ग्रो कर रहा है तो यहाँ प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा है। जितना प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा, थायराइड हार्मोन जहाँ पे कम है, वैसा ऐसा थायराइड हार्मोन बढ़ते जा रहे हैं। याद रखिएगा मेटामोर्फोसिस के लिए, टैडपोल से एडल्ट बनने के लिए प्रोलैक्टिन का लेवल कम होना चाहिए, थायराइड T3 T4 का लेवल हाई होना चाहिए, तो मेटामोर्फोसिस होती है। इट मींस हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड लो लेवल ऑफ T3 एंड T4 प्रोमोट या इनहिबिट मेटामोर्फोसिस। वो टैडपोल लार्वा को टैडपोल ही रखेगा प्रोलैक्टिन, लेकिन जब प्रोलैक्टिन लेवल का लेवल कम होगा, T3 T4 का लेवल ज्यादा होगा तो मेटामोर्फोसिस होगी। रिड्यूस ग्रोथ, टैडपोल की ग्रोथ कम हो जाएगी, इंक्रीज होगी डिफरेंशिएशन, कि वो एडल्ट में डिफरेंशिएट कर जाए। आपको पता है एडल्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी ये अपेंडेजेस जाहिर है बननी है। टेल, क्योंकि ये टेललेस एम्फीबियंस होते हैं, ए न्यूरॉन्स है, टेल जो है वो खत्म होनी है, इसकी अपेंडेजेस डेवलप होनी है। ये गिल्स से रेस्पायर करता है, गिल्स की जगह लंग्स डेवलप होने हैं और बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप प्रॉपरली होने हैं। तो डेफिनेटली प्रोलैक्टिन का लो लेवल, T3 T4 का लो लेवल मेटामोर्फोसिस करवा रहा होता है, और अगर T3 T4 का लेवल कम होगा और प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो फिर मेटामोर्फोसिस नहीं होगी, वो जो टैडपोल है वो टैडपोल ही रहेगा। As the hypothalamus and pituitary glands develop in the growing tadpole, the hypothalamus release thyroid stimulating hormone and prolactin inhibiting hormone. जैसे ही उससे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप करते हैं इस टैडपोल के अंदर, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, कि हाइपोथैलेमस इनहिबिट कर रहा होता है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को और स्टिमुलेट करता है थायराइड की सिक्रीशन को। These releases, their releases cause the pituitary gland to release thyroid stimulating hormone. अच्छा, अब आपने याद रखना है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है। हाइपोथैलेमस कभी भी TSH रिलीज नहीं करता, वो TRH रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। ये TSH हमेशा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। TRH जाके इफेक्ट करता है किसको? पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज करती है TSH, ठीक है। इसी तरह था हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, कि वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा है। ये इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करता है और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, सीज करता है, रोकता है उसकी प्रोडक्शन को। एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनिन राइज, triggering the onset of metamorphosis. Tail resorption and other metamorphic changes follow. ये क्या होगा? टेल भी रिजॉर्व हो जाएगी। ये देखें जरा, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। इस यहाँ पे इस लेवल के ऊपर प्री मेटामोर्फोसिस में प्रोलैक्टिन का लेवल था बहुत ज्यादा, T3 T4 थे बहुत कम। जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो डेफिनेटली वो टैडपोल को ही रैपिडली ग्रो करवाता है, डिफरेंशिएशन को रोक रहा होता है। अच्छा, जैसे ही ये टैडपोल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हुआ, इसकी ब्रेन डेवलप हुआ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी डेवलप हुए, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज करना शुरू किया? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। उन दोनों हार्मोन ने जाके काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। TRH ने या TFH ने TRH या TRF भी कह सकते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ने पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके क्या किया? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को बढ़ाया, जिसका टारगेट क्या है? थायराइड ग्लैंड, और T3 T4 बढ़ जाएंगे। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकला था उसने जाके क्या किया? उसे प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। अब प्रोलैक्टिन हो गया कम, T3 T4 हो गया ज्यादा, तो अब क्या होगा? रैपिड रिड्यूस ग्रोथ कम हो जाएगी टैडपोल की और डिफरेंशिएशन ज्यादा हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे क्लाइमेक्स में रैपिड डिफरेंशिएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे भी वाइसा प्रोलैक्टिन मजीद डिक्लाइन कर रहा है, T3 T4 मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए। तो ये बेसिकली मेजर फंक्शन है। अब आपको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है और इसके हार्मोन, जितने हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल, उन सब के अंदर तो इसका मेजर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के साथ होता है, इसका फंक्शन मेटामोर्फोसिस के साथ नहीं है। लेकिन एम्फीबियंस के अंदर ये मेटामोर्फोसिस भी कर रहा है। इसका मतलब है कि और मेटामोर्फोसिस के टारगेट पूरी बॉडी के सेल्स ही हैं। मेटाबॉलिज्म के लिए भी टारगेट पूरी बॉडी के सेल्स ही होते हैं। हमने पॉइंट 3 में यही पढ़ा था कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक स्पीशी में
स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वही हार्मोन किसी दूसरी स्पीशी में उन्हीं टारगेट के ऊपर कोई और फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो T3 T4 अगर तमाम वर्टिब्रेट्स में तमाम सेल्स के ऊपर मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल कर सकते हैं, तो हर एम्फीबियंस के अंदर वो हर सेल के ऊपर मेटामॉर्फोसिस को भी जो है वो एनहांस कर सकते हैं या रोक सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं मोस्टली। तो आप देखिए इसमें भी टेल रिसॉर्प्शन होती है, ज़ाहिर जितने भी टैडपोल के करैक्टर वो खत्म होते हैं, एडल्ट बनता है। In jawed fishes and primitive tetrapods, several small ultimobranchial gland form ventral to the esophagus. अब यहाँ पे उसने जॉर्ड फिशेस में और अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड के बारे में भी बताया है। यहाँ पे अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो वेंट्रल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फेरिंग्स के वेंट्रल पोजीशन पे है, ये अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड। अच्छा, अल्टीमोब्रेंकियल form ventral to the esophagus and these glands produce the hormone calcitonin that help regulate the concentration of blood calcium. याद रखिएगा ये अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड जितने आगे एडवांस वर्टिब्रेट्स है फिश के बाद, वहाँ पे ये जो है ना ये खास किस्म के ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करने वाले पैराफॉलिकुलर सी सेल्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड थे जॉर्ज फिशेस में, और जॉर्ज फिशेस में और वहाँ पे क्या थे, वहाँ एसोफेगस के नीचे थे। फिर स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल क्रोमाफिन टिश्यू और ग्लैंड adrenal gland near the kidney prepares some vertebrates for stressful emergency situations. अब आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो किडनी में की बात करें तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट है जो स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस, स्टीरॉइडोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक वो पार्ट है जो अमीन्स, जैसे मैंने आपको एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बताया, वो पार्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है। डायग्रामेटिकली अभी देखते हैं, और ये एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करते हैं, रीइंफोर्स कर रहे होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। These tissue and glands produce two hormones, epinephrine और adrenaline, and norepinephrine और noradrenaline that cause vasoconstriction, increase blood pressure। ये मैंने आपको बताया स्ट्रेस में काम करते हैं, तो ये vasoconstriction का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर तेज होता है। चेंज इन द हार्ट रेट को ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को। These hormones are involved in the fight or flight, यानी जब आपको जो है ना कोई लड़ाई झगड़े की या फ्लाइट, जब आपने भागना हो, फरार हो सिचुएशन में, ये सारे क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। तो बेसिकली जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स है वो रीइंफोर्स कर रहे होते हैं इसको, ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इस डायग्राम में उसने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखें यहाँ पे उसने आपको क्रोमाफिन टिश्यूज दिखाए हुए और क्रोमाफिन टिश्यू एंड एड्रिनल ग्लैंड इन सिलेक्टेड वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले रे क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है, ये रे, स्केल, शार्क, ये सब जो है कार्टिलेजिनस फिशेस है। फिर टिलियोस्ट है, टिलियोस्ट जितने भी आगे बाद में जो है वो आगे आ जाती हैं, ये बोनी फिशेस और बाकी जितने भी इसमें जो है वो आ जाते हैं तमाम वर्टिब्रेट्स। ए न्यूरॉन्स क्या है, ये एम्फीबियंस है जो टेललेस एम्फीबियंस है। लिजर्ड ये रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स तो ज़ाहिर है बर्ड्स, एवीज और ये मैमल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो है ना वो टिलियोस जितनी बोनी फिशेस हैं, जो मॉडर्न बोनी फिशेस हैं, और यहाँ पे आपको रेव के अंदर सारी जो है ना कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ते हैं क्रोमाफिन टिश्यू जो स्टेरॉइडोजेनिक है, ये प्रोड्यूस करता है स्टेरॉइड हार्मोन इज शोन इन ग्रे, और एमिनोजेनिक टिश्यू है दैट प्रोड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इज शोन इन ब्लैक। एमिनोजेनिक टिश्यू को ये ब्लैक में किया हुआ है और ये ग्रे कलर में किया हुआ है किसको, स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यू को, सॉरी या क्रोमाफिन टिश्यू को, जो कि स्टेरॉइडोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कॉर्टिसोल है, जैसे एड्रिनल एंड्रोजेंस हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन है, ये सारे स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यूज हैं, हार्मोन्स हैं, या कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन्स आप कह सकते हैं। द किडनी आर शोन इन ब्राउन है। नोट द रिवर्स्ड लोकेशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स इन लिजर्ड एंड मैमल्स। अब आप देखें यहाँ पे उसने आपको क्या बताया, उसने आपको बताया कि ये जो क्रोमाफिन टिश्यू है, ये स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यू और अमीनोजेनिक टिश्यू है, इनकी लोकेशन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट और मैमल्स में आते थे बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। सबसे पहले जॉलेस फिशेस में देखें तो इन जॉलेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस में, ये जॉलेस फिशेस तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं, इसमें लैम्प्रे वगैरह आती है, तो यहाँ पे उससे कार्टिलेजिनस फिशेस में दिखाई हुई, ये रे है। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्या है, इलास्मोब्रैंक्स जिनको कहा जाता है। एमिनोजेनिक टिश्यू डेवलप एज क्लस्टर नियर द किडनी, ये आपको किडनी के पास ये क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, एमिनोजेनिक टिश्यूज हैं जो कि बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है इन टेलियोस्ट में, टेलियोस्ट अगर मॉडर्न बोनी फिशेस देखें तो इनके अंदर द क्रोमाफिन टिश्यू इज ग्रेजुअली जनरली एट द एंटीरियर एंड ऑफ द किडनी,
ये देखिए किडनी का जो प्रोनेफ्रिक रीजन है, किडनी की डेवलपमेंट जहाँ से स्टार्ट होती है उससे पहले का जो रीजन है वहां पे हमें ये जो है ना वो नजर आता है। कौन सा टिश्यू? क्रोमाफिन टिश्यू। ठीक है। सी में ए न्यूरॉन्स के अंदर अगर आप ये देखें तो यहाँ पे किडनी के अंदर वेंट्रल पोजीशन में नजर आ रहा है। इन ए न्यूरॉन्स यानी टेलस एम्फीबियंस में जिसे फ्रॉग वगैरह आ जाता है, जो क्रोमाफिन टिश्यू इज इंटरस्प्रेड इन डिफ्यूज ग्लैंड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच किडनी। लिजर्ड में अगर आप देखें तो ऊपर ये देखिए पूरा कैप्सूल की फॉर्म में बन गया। ये स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यू और यहाँ पे इम्यूनोजेनिक टिश्यू या जो क्रोमाफिन टिश्यू था वो एक कैप्सूल की फॉर्म में आ गया। लिजर्ड द क्रोमाफिन टिश्यू फॉर्म अ कैप्सूल अराउंड द स्टेरॉइडोजेनिक प्रोड्यूसिंग टिश्यू। यहाँ पे कैप्सूल की फॉर्म में ये आ गए टिश्यू, और ये जो है ना इस तरह से कैप्सूल का इनर पार्ट है और आउटर पार्ट है। फिर अगर आप देखें बर्ड के अंदर, बर्ड में क्रोमाफिन टिश्यू इंटरस्प्रेड विद इन एन एड्रीनल कैप्सूल। यहाँ पे क्रोमाफिन टिश्यू जो है वो अंदर ये सारा यहाँ पे जो है ना वो फैल गया, अंदर इसके डिस्पर्स हुआ है। और मैमल्स के अंदर हम देखें तो क्रोमाफिन टिश्यू फॉर्म एन एड्रीनल मेडुला। यहाँ पे क्रोमाफिन टिश्यू से बन गया एड्रीनल मेडुला, और जो कि अमीनोजेनिक हो गया, हार्मोन्स उसने प्रोड्यूस करने शुरू कर दिया, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यू जो था वो डेवलप हुआ कॉर्टेक्स में। अब आपको पता है अंदर वाला पार्ट होता है इसका, अगर मैमल्स की मैं बात करूं तो इसका इनर मोस्ट पार्ट होता है एड्रीनल मेडुला जो कि अमीनोजेनिक होता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस कर रहा है। और आउटर पार्ट जो होता है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है स्टेरॉइडोजेनिक हार्मोन्स। तो ये लोकेशन आपने डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर याद रखनी है। ये वाली डायग्राम जिसमें आपको बताया हुआ है कि प्री मेटामॉर्फोसिस में, मेटामॉर्फोसिस क्लाइमेक्स में क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल कहाँ ज्यादा होता है, T3 T4 कहाँ ज्यादा होते हैं, ये याद रखने हैं आपने। और जो स्टार्ट में उससे हमें पॉइंट्स बताए हैं उनको भी अच्छी तरह याद रखना है। ये यहाँ पे फिश के अंदर और देखते हैं और कौन से ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया है, पीनियल ग्लैंड दिखाया है, थायराइड ग्लैंड भी दिखाया, अल्टीमो ब्रेंकियल ग्लैंड जो कि कैल्सीटोनिन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला हार्मोन रिलीज करता है। आगे जितने भी आगे वर्टिब्रेट्स आप देखेंगे फिश के बाद, उनमें ये जो अल्टीमो ब्रेंकियल ग्लैंड था ये पैराफोलिकुलर सी सेल्स की फॉर्म में एड्रीनल थायराइड ग्लैंड के अंदर ही ये जो है ना वो एम्बेडेड हो गया। फिर पेंक्रियाटिक आइलेट्स है जो हमें पता है इंसुलिन ग्लूकागॉन वगैरह रिलीज कर रहे थे। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से भी कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज हो सकते हैं, गोनेड्स भी हार्मोन रिलीज कर सकते हैं। और क्रोमाफिन टिश्यू, ये क्रोमाफिन टिश्यू हमें पता ही है कि ये स्टेरॉइडोजेनिक है या ये अमीनोजेनिक होंगे। यहाँ पे यूरोफिसिस भी हमने देख लिया। और कॉर्पसल्स ऑफ स्टेनियस, कॉर्पसल्स ऑफ स्टेनियस जो है इसका कोई इतना खास फंक्शन यहाँ पे उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ। तो ये बोनी फिशेस में जो है ये आपने डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स और डिफरेंट ग्लैंड्स जो है इनको याद रखना है। तो आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और जितने रिलेटेड हार्मोन्स उसने आपको यहाँ बताए हैं उन सबको आपने याद रखना है। और ये जो दो डायग्राम हमने देखे इनको भी अच्छी तरह याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।